हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को न सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पैनी किलर लेने गए। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई था ही नहीं। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम में से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो रात को देखा कि नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है यहाँ, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की भी मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो मित्रों, आपको आगे ऐसे ही मेरे मामा के साथ बीती घटना को अगले अंश में सुनाऊंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर
फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लग रहे थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 थी, जिसमें से एक राम खेलवान थे, जो चपड़ासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खेलावन ही वे व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से ये शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खेलावन जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले रमेश काका के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रामदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खेलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता रहे थे, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खेलवान की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खिलावन की बातों को रमेश काका बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के लिए साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए और सीधा रमेश काका के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुँचे ही नहीं थे। राम खेलावन थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर रमेश बाबू के पास पहुंच गए और बिना कुछ किए ही हकलाकर घबराकर बोले, बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रमेश काका ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फ़ोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी, अब अपनी पूरी बात विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी कहना शुरू किया, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था। वो इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहों की नज़र उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सूखा बाबा ने झाड़ फूँक की और उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई है। सुबह से ही सूखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वो छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की ये हालत देखकर राम खिलावन जी तो और भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया। अभी राम खिलावन जी ये सब सोच ही रहे थे, तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर
रमेश काका पास की एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर राम खिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुकें। मैं कार्यालय में कुछ ज़रूरी काम काज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाए जा रही थी कि रमेश बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर कभी इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं भी मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदाकर मुझे नहीं दे दिए, पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी तो करते रहते हैं ना। वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव घर के ही लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, ये चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ तो दी थी पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दिया। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वो सब आजमा लिया। राम खिलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज़ लगाई। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीस कर बहू को पिला दो। अगर ना नुकुर करती है तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाई। अरे ये क्या! एक घुट अंदर जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और वहीं आंगन में ही एक तरई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। राम खिलावन की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और राम खिलावन जी की ओर देख कर बोली, बाबू, भाऊजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई है। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोका से बस में नहीं आई, वो 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्मस्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा, सोखा आदि ने दिए थे? वहाँ अब बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले इससे पहले ही राम खिलावन ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिना देखे उसे रमेश काका के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुँचे। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तनकर बैठ गए और लगा रमेश्वर बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रमेश्वर बाबू की साइकिल वहाँ रुकी। रमेश काका को ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेश्वर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश काका के इतना कहते ही वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश काका की जयरम्मी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को घर में से बाहर बुलवाया। वो काफ़ी शांत थी, पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वो चुड़ैल यहीं है और पत्ते का असर ख़त्म होते ही फिर से इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे और कहा। राम खिलावन जी की बहू घबराकर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी, मुझे जाने दीजिए। मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम खिलावन जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेश बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी?
इस पर वो चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ। मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश करी। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुँच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी, पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार ना हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग ज़रूर मुझे खोजने आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूँगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी, उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वो प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वे जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेत नहीं समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा निवास है। मैं कुछ ज़रूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो मेरे तरफ झपटा। अधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज़ चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरी बातों को सुनकर तो वो और ज़ोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या ना करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि ये सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम खिलावन की बहू पर सवार वो चुड़ैल रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दे दिए। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वो प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। कितने पेड़ों को पता नहीं कितनी डालें टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहाँ उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे, तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फान रहे थे, तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे ये क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहाँ प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वो प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी नहीं करेगा, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और ज़मीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। इतने कहने के साथ ही वे चुड़ैल फिर से रोने लगी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हाँक भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप इन सबसे इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे। उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बकस इन लोगों को बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटाना है वो तो मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।